हेलो दोस्तों, सामान्य अध्ययन के मेरे इस चैनल बीसी लर्निंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं अपने इस चैनल के माध्यम से प्राचीन भारतीय इतिहास के वैदिक सभ्यता से संबंधित एक अध्ययन श्रृंखला प्रस्तुत करने जा रहा हूं। प्रस्तुत वीडियो इसकी पहली कड़ी है। इसमें हम लोग आर्यों के भौगोलिक विस्तार पर जानकारी प्राप्त करेंगे, जो प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षाओं के साथ साथ विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी उपयोगी है। इस वीडियो के अंत में मैंने प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ तथ्यों का विवरण भी दिया है, जो निश्चित रूप से आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो आइए इसे देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बहुमान्य विचारधारा के अनुसार आर्यों का जो मूल अभिजन अर्थात जो निवास स्थान था, मध्य एशिया का क्षेत्र था। यहाँ से आर्य कई शाखाओं में विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में गए थे। आर्यों की एक शाखा भारतवर्ष में भी विभिन्न कबीलों के रूप में, जिनको ऋग्वेद में जन कहा गया है, आई थी और विभिन्न समयों में इनका भारतवर्ष में भौगोलिक विस्तार हुआ था। तो आर्यों के भौगोलिक विस्तार को मुख्य रूप से दो चरणों में बांट करके देखा जा सकता है। पहला ऋग्वैदिक युग का चरण, जो ईस्वी पूर्व 1500 से लेकर के ईस्वी पूर्व 1000 के बीच की अवधि है, और दूसरा उत्तर वैदिक युग का चरण, जो ईस्वी पूर्व 1000 से लेकर के ईस्वी पूर्व 600 के बीच की अवधि है। दोस्तों, इस विभाजन का आधार यह है कि आरंभिक आर्य जो थे वह उनके जीवन में अस्थायित्व नहीं था। वह अपने चल संपत्ति और जो मुख्य रूप से उनके पशुधन थे, उनको लेकर के चारागाहों की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। लेकिन उत्तर वैदिक युग में उनके आर्य जीवन में अस्थायित्व आया, कृषि का विकास हुआ, बस्तियां बसने लगी, जो विभिन्न जन अथवा कबीले थे। जन जो है सो जनपदों में, जनपद से महाजनपदों में, और महाजनपद से फिर साम्राज्य का विकास हुआ। तो सबसे पहले हम लोग ऋग्वैदिक आर्यों के भौगोलिक विस्तार के संबंध में चर्चा करेंगे। तो ऋग्वैदिक साहित्य के से जो प्रमाण मिलते हैं और जो पुरातात्विक साक्ष्यों से जो इनकी पुष्टि होती है, उसके आधार पर आर्यों के भौगोलिक विस्तार का एक चित्र प्रस्तुत किया जा सकता है, जिसे हम आगे देखते हैं। दोस्तों, ऋग्वेद में सप्त सिंधु प्रदेश का वर्णन प्रमुखता से मिलता है। विद्वानों की राय में सिंधु के पूरब बहने वाली पंजाब की 5 नदियों तथा सरस्वती एवं दृश्यवती नदी द्वारा सिंचित क्षेत्र ही सप्त संध्या क्षेत्र था। भरत एवं पुरुओं जैसे जो महत्वपूर्ण कबीले या जो जन थे, उनका राज्य जो था वह सरस्वती एवं दृश्यवती नदी के क्षेत्र के बीच स्थित था। इस आधार पर वर्तमान का पंजाब, हरियाणा और दिल्ली का आसपास का क्षेत्र जो है वह आर्यों का मूल निवास स्थान माना जा सकता है। पुरातात्विक प्रमाणों की अगर बात करें तो पंजाब, हरियाणा का जो नोह स्थल है, वहां से धूसर रंग के मिट्टी के बर्तन तथा पशुओं की हड्डियां मिलती हैं। तो धूसर रंग के मिट्टी के बर्तनों की जो संस्कृति है वह प्रारंभिक आर्यों से उनको जोड़ा जाता है, और पशुओं की हड्डियों से इनके पशुपालक होने की तथ्य की पुष्टि होती है। तो पंजाब, हरियाणा एवं दिल्ली का आसपास का क्षेत्र आर्यों का मूल निवास स्थान था। ऋग्वेद में सिंधु के पश्चिम बहने वाली नदियों में काबुल, गोमल, खुर्रम, मेहतनो, स्वात आदि नदियों का उल्लेख मिलता है। रसा नाम की एक मध्य एशियाई नदी का भी उल्लेख ऋग्वेद में है। वर्तमान में जो ये नदियां हैं वह पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों को सिंचित करती हैं। राजा सुदास के विरुद्ध लड़ने वाले कबीले इस क्षेत्र से भी गए थे। राजा सुदास जो था वह भरत जन का राजा था और इसने रावी नदी के तट पर एक युद्ध लड़ा था। इसका विवरण मैं आगे आपको दूंगा। तो
इस सुदास के विरुद्ध जो है सो 10 कबीलों का जो एक संघ बना था। तो जो अन्य कबीले थे उसमें से कुछ कबीले पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से भी आए थे रावी नदी के तट पर, जिसको राजा सुदास ने परास्त किया था। तो इस प्रकार पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान को आर्यों की पश्चिमी सीमा माना जा सकता है। पूरब की ओर की नदियों में जमुना का 3 बार एवं गंगा नदी का 1 बार उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। इस तथ्य को आप ध्यान से देख लें कि जमुना नदी का ऋग्वेद में 3 बार उल्लेख है और गंगा नदी का 1 बार उल्लेख है। तो यह स्पष्ट करता है कि आर्यों का इस क्षेत्र से, आरंभिक आर्यों का इस क्षेत्र से बहुत कम संपर्क था। इस प्रकार जमुना नदी क्षेत्र को इनकी पूर्वी सीमा मानी जा सकती है। आगे देखते हैं। ऋग्वेद में हिमालय पर्वत और एकमात्र पर्वत शिखर मूजवंत का उल्लेख मिलता है। यह आप ध्यान से देख लें। तो मूजवंत जो पर्वत शिखर है वहां से सोमरस सिंधु नदी के माध्यम से आर्यों को प्राप्त होता था। सोमरस रस जो था वह आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ था और यह सिंधु नदी के माध्यम से प्राप्त होता था और मूजवंत चोटी से यह प्राप्त होता था। हालांकि मूजवंत की पहचान जो है वह विवादास्पद है, परंतु हिमालय के पश्चिमी क्षेत्र में इसका स्थित होना माना जा सकता है। अतः प्रारंभिक आर्य हिमालय के पश्चिमी क्षेत्र से परिचित थे और दक्षिणी जम्मू कश्मीर का क्षेत्र आर्यों की उत्तरी सीमा थी। आगे बढ़ें। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह उपस्थित होता है कि आर्यों का समुद्र से परिचय था या नहीं। यह प्रश्न विवादास्पद है क्योंकि प्रारंभिक मंडलों में उल्लिखित अथाह जलराशि का जो वर्णन है वह समुद्र का स्पष्ट संकेत नहीं है। जैसा कि वैदिक साहित्यों से संबंधित अपने वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेद जो है सो 10 मंडलों में विभक्त है। दूसरा से 7वां मंडल सर्वाधिक प्राचीन मंडल है और पहला, 8वां, 9वां और 10वां मंडल जो है वह सर्वाधिक अर्वाचीन मंडल है। तो परवर्ती मंडलों में पश्चिमी एवं पूर्वी 2 समुद्रों एवं समुद्र से जुड़ी हुई अनेक आख्यायिकाएं भी मिलने लगती हैं। जैसे ऋग्वेद में अश्विनी के द्वारा, अश्विनी जो है सो ऋग्वैदिक देवमंडल के एक प्रमुख देवता हैं। तो अश्विनी ने समुद्र में फंसे तुग्रभुज के लिए 1000 चप्पुओं वाली नौका बना करके उनका उद्धार किया था। यह आख्यान ऋग्वेद के परवर्ती मंडल में मिलता है। तो इस प्रकार आरंभिक आर्य जो थे, प्रारंभिक आर्य, उनको समुद्र का ज्ञान नहीं था, परंतु ऋग्वेद के अंतिम चरण में, ऋग्वैदिक काल के अंतिम चरण में आर्यों का समुद्र से परिचय अवश्य हो गया था। आगे देखते हैं। अब हम लोग उत्तर वैदिक काल में आर्यों के भौगोलिक विस्तार पर चर्चा करेंगे। तो उत्तर वैदिक काल में आर्यों के भौगोलिक विस्तार संबंधी साहित्यिक विवरण जो हैं उनकी पुष्टि आसानी से पुरातात्विक साक्ष्यों से भी हो जाती है और इस आधार पर उत्तर वैदिक काल में आर्यों के विस्तार से संबंधित एक निम्न विवरण जो है सो प्रस्तुत किया जा सकता है। दोस्तों, शतपथ ब्राह्मण में एक आख्यायिका मिलती है। इस आख्यायिका से संबंधित कथा मैं आगे बताऊंगा। तो इस आख्यायिका से स्पष्ट होता है कि इस काल में आर्यों का पूरब की ओर सदानीरा अर्थात गंडक तक प्रसार हुआ था। गंडक का प्राचीन नाम सदानीरा था। जो यह गंडक नदी है वह कौशल एवं विदेह की सीमा थी। ये 2 जनपद थे, कौशल और विदेह की सीमा। अतः इस क्षेत्र को आर्यों की पूर्वी सीमा माना जा सकता है, जिसमें उत्तर प्रदेश एवं उत्तरी बिहार का पश्चिमी हिस्सा शामिल था। आगे बढ़ते हैं। इस काल में गंगा जमुना दोआब आर्यों की प्रमुख कार्यभूमि बताई गई है। दोआब के उत्तरी भाग में कुरुओं एवं मध्य भाग में पांचालों के जनपद थे। इन दोनों का भविष्य में एकीकरण हुआ और इनके एकीकरण से जो दोआब क्षेत्र था, गंगा जमुना दोआब क्षेत्र, एक शक्तिशाली केंद्र के रूप में उभरा। इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भाग शामिल थे। जैसा कि हम लोगों ने पहले चर्चा किया
कि प्रारंभिक आर्यों का जो प्रमुख कार्यभूमि जो थी वो सप्त सिंधु क्षेत्र थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में गंगा जमुना दोआब जो है यह जो है सो आर्यों की प्रमुख कार्यभूमि बन गई थी। इस काल के जो उत्तर वैदिक काल के जो साहित्य हैं उसमें हिमालय के साथ साथ कौंच, त्रिकुट और मैनाक पर्वतों के और दक्षिण में विंध्य पर्वत एवं नर्मदा नदी का उल्लेख मिलता है। नर्मदा नदी का उल्लेख रेवोत्तरा नाम से किया गया है। तो रेवोत्तरा या रेवा नर्मदा नदी का प्राचीन नाम है। तो इससे स्पष्ट होता है कि इस काल में आर्य हिमालय के पूर्वी भाग से परिचित हो चुके थे तथा दक्षिण में विंध्य पर्वत इनकी दक्षिणी सीमा थी। इस काल के पुरातात्विक साक्ष्यों में चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति को उत्तर वैदिक आर्यों से संबद्ध किया जाता है। तो चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति यह उत्तर वैदिक कालीन आर्यों से संबंधित मानी जाती है। तो संपूर्ण उत्तरी भारत में इस चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति से संबंधित लगभग 700 से अधिक स्थल खोजे जा चुके हैं। इन क्षेत्रों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र शामिल हैं। इन क्षेत्रों में जो स्थल खोजे गए हैं यहाँ मृदभांडों के साथ साथ बहुत बड़ी संख्या में ताम्रपुंज तथा लोहे के हथियार भी प्राप्त होते हैं। इस संस्कृति के स्थलों में पानीपत, मथुरा, सोनीपत, वैराट, अतरंजी खेड़ा, आलमगीरपुर, हस्तिनापुर, जखेड़ा, जोधपुर और नोह आदि स्थल शामिल हैं। यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं वह जो है सो एक कृषि अर्थव्यवस्था वाली अस्थायी बस्तियों के भी संकेत देते हैं, जो उत्तर वैदिक आर्यों की एक विशेषता थी जिसकी चर्चा हम लोगों ने पहले किया। दोस्तों, आर्यों ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक कालीन आर्यों के भौगोलिक विस्तार से संबंधित जो विवरण ऊपर दिए गए हैं उनमें प्रारंभिक परीक्षाओं से संबंधित भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इनका आप आसानी से अवलोकन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य तथ्यों की जानकारी अभी मैं दे रहा हूं, इसे आप ध्यान से देखें। तो सप्त सिंधु प्रदेश की 7 नदियों के नाम क्या क्या हैं? वैसे तो विद्वानों में जो है सो इसमें मतभेद है, लेकिन जो बहुमान्य विचारधारा है उनके अनुसार जो सिंधु की जो ये सहायक नदियां हैं झेलम, ब्यास, चिनाब, रावी और सतलज और सरस्वती तथा दृश्यवती, इन 7 नदियों को सप्त सिंधु प्रदेश जो प्रारंभिक आर्यों का जो है सो मूल निवास स्थान था उस क्षेत्र की ये नदियां हैं। झेलम का जो है सो प्राचीन नाम बितित्सा है, ब्यास का अर्जिकिया या बिपासा है प्राचीन नाम, चिनाब का प्राचीन असिकनी असिकनी है, रावी का प्राचीन नाम पौरुषणी है, सतलज का प्राचीन नाम सतुद्री है। तो इसमें ये 5 नदियां आज भी पंजाब में प्रवाहित होती हैं, लेकिन सरस्वती और दृश्यवती नदी जो है वह राजस्थान के रेगिस्तान में विलुप्त हो गई है। आगे बढ़ें। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ऋग्वेद में एकमात्र हिमालय पर्वत और एक पर्वत शिखर मुजवंत का उल्लेख है। मुजवंत से आर्यों को सिंधु नदी के रास्ते सोमरस की प्राप्ति होती थी। अगला तथ्य है कि सभी वैदिक संहिताओं में कुल मिलाकर के माने ऋग्वेद और बाद के उत्तर वैदिक काल के जो वेद और संहिताएं हैं, जो अन्य साहित्य हैं, उनमें कुल मिलाकर के लगभग 31 नदियों के नाम मिलते हैं, जिनमें से 25 नदियों का उल्लेख ऋग्वेद के नदी सूक्त में भी प्राप्त होता है। तो ऋग्वेद के नदी सूक्त में 25 नदियों का उल्लेख है और कुल वैदिक संहिताओं में 31 नदियों के नाम हैं। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है कि ऋग्वेद में सरस्वती नदी को नदीतमा अर्थात नदियों की माता कहा गया है। यह ऋग्वैदिक काल की सर्वप्रमुख नदी थी। इससे संबंधित प्रश्न अक्सर प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला तथ्य कि ऋग्वेद के नदी सूक्त में ब्यास नदी का नाम नहीं है। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। इसके स्थान पर एक अन्य नदी मरुद्वृधा का उल्लेख किया गया है। ये संभवतः ये जम्मू कश्मीर की मर्दमा नदी के बारे में यह उल्लेख है, मरुद्वृधा। तो इसका अर्थ है कि ऋग्वैदिक काल में ब्यास नदी उतनी प्रमुख नदी नहीं रही होगी।
इसीलिए इसका नदी सूक्त में उल्लेख नहीं मिलता है। आगे बढ़ें। ऋग्वेद में एक दासराग्य युद्ध की चर्चा है। तो ऋग्वेद में उल्लिखित इस युद्ध में भरत कबीले अथवा जो जन था उसके राजा सुदास ने 10 अन्य कबीलों के संयुक्त संघ, जिसका नेतृत्व करता पुरु कबीले का राजा संवरण था, उनको पौरुष्णी अर्थात रावी नदी के तट पर परास्त किया था भरत कबीले के राजा सुदास ने। दोस्तों, इस दासराग्य युद्ध से संबंधित प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, प्रारंभिक परीक्षाओं में। इसे आप ध्यान से देख लें कि दासराग्य युद्ध में भरत कबीले का राजा सुदास था। इसने 10 कबीलों के एक संघ को परास्त किया था पौरुष्णी अर्थात रावी नदी के तट पर, और ये जो कबीले थे वो पुरु कबीले के राजा संवरण के नेतृत्व में राजा सुदास से युद्ध लड़े थे। अगला महत्वपूर्ण तथ्य कि सुदास के विरुद्ध जो संघ निर्मित हुआ था उसके जो 10 कबीले थे उसमें पुरु, यदु, तुर्वस, अनु, द्रह्यु, अनिल, पख्त, भलानश, विषाणु और शिव थे। ये 10 कबीलों ने मिलकर के राजा सुदास के विरुद्ध संघ बना करके उससे लड़ाई लड़ी थी। इस संघीय कबीलों में जो अधिकांश के जो राज्य थे वो उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के क्षेत्र में थे। वहाँ से ये पौरुष्णी नदी के तट पर राजा सुदास के विरुद्ध लड़ने के लिए आए थे, जिसकी चर्चा हम लोगों ने पहले किया है। आगे बढ़ते हैं। आर्यों के भौगोलिक विस्तार से, उत्तर वैदिक काल में जो आर्यों का भौगोलिक विस्तार हुआ उससे संबंधित आख्यायिका जो है सो शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। जैसा कि हम लोगों ने पहले चर्चा की, इसमें जो कथा है उसके अनुसार विदेह के राजा जो थे वो विदथ माधव थे। उन्होंने अपने पुरोहित गौतम राहुगना के साथ सरस्वती नदी तट से यज्ञ कुंड की अग्नि को लेकर के पूर्व की ओर यात्रा की और सदा नीरा अर्थात गंडक नदी को ये पार कर गए थे। इसके आगे के क्षेत्र को यह यज्ञ की पवित्र अग्नि ने जलाने से इनकार कर दिया था। अतः इसी क्षेत्र में विदथ माधव ने विदेह राज्य की स्थापना की थी। दोस्तों, वस्तुतः यह आर्यों के द्वारा जंगलों को साफ करके बस्तियां बसाने या अपने भौगोलिक विस्तार करने का ये प्रमाण है। यह आख्यान इसी से संबंधित है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वैदिक सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन से संबंधित अध्ययन सामग्री लेकर के मैं अपने अगले वीडियो में आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। दोस्तों, यदि मेरी यह प्रस्तुति आपको उपयोगी लगी है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ मेरे वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।